Assalamu alaikum. In today's video, we will discuss an event in 20th century, that is oil price shock, which occurred in 1970s. आज इसके बारे में बात करेंगे कि ऑयल प्राइस शॉक क्यों हुआ था और इसकी क्या वजह बनी थी और इसके बाद जो उसके आफ्टर मैथ से वो क्या आए थे। तो पहले इसका ज़रा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं 1970s की हिस्ट्री जानने से पहले कि 1970s से पहले क्या मामला हो रहे थे। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इस ऑयल प्राइस शॉक का हमें नज़र आता है वो हिस्ट्री के अंदर हमें नज़र आता है यूके पे और सबसे ज़्यादा यूएसए के ऊपर नज़र आता है। तो ज़रा ये देख लेते हैं कि पहले के इससे पहले ऑयल प्राइस शॉक से पहले क्या सिचुएशन चल रही थी यूएसए के अंदर इकोनॉमिकल। तो अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हुआ कुछ यूँ था कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s का, तो उसको एंड करने के लिए एट द एंड जब हम जो यूएसए था वो बेसिकली जापान के वार के अंदर शामिल हो गया था, जापान के साथ मतलब जापान के अगेंस्ट के अंदर उस वार में शामिल हो गया था। और बेसिकली 1940s के अंदर जो है वो उसने वार इनिशिएट कर दी थी, जो कि बेसिकली एंड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। कि उसकी वजह से ये हुआ था कि जी आपको वेपन्स बनाने पड़े थे और दूसरी जो आर्मामेंट्स थी वो आपको बनवानी पड़ी थी, यानी यूएस को ऑर्डर्स मिले थे और उसने बनाया था क्योंकि आगे उसको जंग जब लड़नी थी। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट हुई थी। तो आफ्टर ऑल आपकी जो इकोनॉमी थी उनकी यूएसए की वो 1930s के बाद से उस वक्त रिकवर होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद 1945 के बाद से लेके आगे तक के जब आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो इसके बाद अगर हम देखें तो 1945 के बाद जो इकोनॉमी थी यूएसए की वो रिसेशन से निकल के वापस से जिस तरह एक बिजनेस साइकिल कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होकर पीक की तरफ जा रही थी। तो 1960s में जो है वो इकोनॉमी काफ़ी बूम पर थी और बड़ी एक अच्छा और पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही थी इकोनॉमी की, और हम डिप्रेशन को भूल चुके थे, यानी यूएसए वाले भूल चुके थे। तो हुआ ये कि लेकिन उस वक्त एक एक नया इशू खड़ा हुआ जो कि एक बहुत ही समझ लें ये भी यूएसए की तरफ से एक जो है वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो कि जिसमें उसको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गया और वहाँ से उसको उल्टा सफ़र करना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि जब इजिप्ट और इसराइल की एक 6 डे वार 1967 के अंदर हुई, वो बेसिकली कुछ इलाके थे, जो एक सिनाई पेनिनसुला और दूसरा था गोलान हाइट्स। इनके ऊपर जो है वो बेसिकली उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। और इस इजिप्ट की उसके ऊपर वार भी चली कि उनको रोका गया कि हम मना कर रहे हैं, अरब क्योंकि अरब कंट्रीज़ थे ये, इजिप्ट भी अरब में शुमार होता है। तो उसने जो है वो वार करी, लेकिन स्टिल 6 दिन की छोटी सी वार थी, लेकिन इसराइल उस पर नहीं माना। तो खैर उसके बाद 1973 के अंदर अक्टूबर 6 जो कि एक योम किप्पूर के नाम से भी मशहूर है, जो दिन एक होली डे है ज्यूइश का, उस दिन अचानक से इजिप्ट और सीरिया ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। और इसराइल के ऊपर जो जो वजह बनी उस अटैक की वो यही थी कि जो अपना जो गुस्सा था और उसको निकालने के लिए उन्होंने अटैक करा कि जो है आप हमें हमारे जो चीज़ें ली गई हैं इसराइल ने, जो फ़लस्तीन का जो साइड था गज़ा का, वो स्ट्रिप जो है आप हमें वापस दे दें, यानी उससे कब्ज़ा अपना हटा लें। अब इसमें हुआ कुछ यूँ कि ये इसराइल और इजिप्ट वगैरह की जंग थी, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती यूएसए ने अपना किरदार अदा करा और क्या करा कि जी अब जो है इसराइल को फुल सपोर्ट दी और अपने आर्म्स को इसराइल की तरफ सप्लाई करने लग गए कि ताकि उनको सप्लाई बढ़ा दी आर्म्स की और वेपन्स की, कि कल को जब कोई वार हो और जब वार के अंदर सपोर्ट इसराइल को दे दी इन सॉर्ट ऑफ दीज ऑल द थिंग्स। तो हुआ कुछ यूँ कि जब ये सारा मसला खड़ा हो गया तो इसकी वजह से अरब ममालिक, जो दीगर अरब ममालिक थे, वो भी साइड पर आ गए इजिप्ट और सीरिया के, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो उस वक्त हिस्ट्री में आता है सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया ने क्या करा, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये जो कुछ कंट्रीज़ थी, जितने भी अरब ममालिक थे, उनमें से कुछ मेन अरब ममालिक जो कि कुवैत, ईरान, इराक, सऊदीया और एक और कंट्री थी। तो ये 4-5 कंट्रीज़ ने फाउंड करी थी इससे पहले ओपेक। ओपेक बेसिकली कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ओपेक उन्होंने फॉर्म करी थी और उसके अंदर फिर आगे भी बड़े मेंबर्स आए अरब कंट्रीज़ के, मिडिल ईस्ट के। तो उन्होंने यूएसए की वजह से, क्योंकि यूएसए ने जो है इसराइल को सपोर्ट करा था, तो उन्होंने यूएसए को पनिश करने के लिए इस ऑयल, क्योंकि उस टाइम के ऊपर हो ये रहा था कि जो आपकी जो दीगर अरब कंट्रीज़ जो भी थी वो सारी मेजर एक्सपोर्टर थी ऑयल की। और साथ ही साथ खैर यूएसए भी जो है वो उस वक्त जो है वो बहुत मेजर प्रोड्यूसर था, लेकिन स्टिल उसकी क्योंकि इकोनॉमी बूम के ऊपर थी और वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा थी हर चीज़ की और इन्फ्लेशन भी वहाँ बढ़ रही थी,
तो उन्होंने इम्पोर्ट भी ऑयल को काफ़ी वो कर रहे थे, यानी एक तरफ वो मेजर प्रोड्यूसर भी थे और दूसरी तरफ वो इम्पोर्टर भी थे। तो इसलिए जो है हुआ कुछ यूँ कि जब उन्होंने वहाँ से उनके लिए तो वो इम्पोर्ट करना बहुत लाजमी था ऑयल को, और अरब शायद ये समझ गए थे कि जो है अब इनको पनिश करना है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अपना एक कार्ड खेला कि जी हम ट्रेड एम्बार्गो लगा रहे हैं उन सारी कंट्रीज़ के ऊपर जिन्होंने इस इसराइल को सपोर्ट करा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और सबसे ज़्यादा जो है वो इसका नुकसान उनको पता था कि वो यूएसए को ही होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर था और उसके यहाँ पे जो डिमांड थी ऑयल की वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये काम जो है वो ओपेक ने करा उस टाइम के ऊपर, और ओपेक के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर कंट्री नज़र आता है वो हमें सऊदी अरेबिया ही नज़र आता है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ये ज़रा बैकग्राउंड था कि जो सिनेरियोज उस वक्त आए, ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि जी प्रीवियसली इकोनॉमी बूम के ऊपर थी, काफ़ी ज़्यादा जो है यूएसए के अंदर जो है वो हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी नज़र आ रही थी, ग्रोथ थी, लेकिन अचानक ये ऑयल प्राइस शॉक इस तरीके से आ गया कि वो एक कह लेंगे, कहते हैं कि वो वार उसकी थी ही नहीं जिसके अंदर वो घुस गया, और जाके अल्टीमेटली उसको उसका नुकसान उठाना पड़ा कि ऑयल प्राइस के ऊपर जो है वो ऑयल प्राइस का जो हाइक आई, क्योंकि ओपेक ने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया यूएसए के ऊपर। अब देखिए हमने स्लाइड्स नीचे इसमें कवर भी करी हुई हैं, आपको नज़र आ जाएंगी, मैं दिखाया था। ऑयल प्राइसेस का जल्दी से हम इसको कवर अप कर लेते हैं, तो मैं बता आपको पहले ही चुका कि इन कंट्रीज़ के ऊपर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप एंड जापान के ऊपर जो है वो इन्होंने आप कहेंगे कहते हैं कि ऑयल सप्लाईज़ को रोक दिया था मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ने, जिनके दो ही मेन वजूहत थी। एक यौम किपुर, मतलब ऑयल क्राइसिस की अगर बात की जाए तो वो यौम किपुर वार की वजह से आया था, और एक 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के ऊपर आया था। आगे हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब ये हमने आपको बता दिया, कहते हैं कि अरब डेलीगेशन जो ओपेक की थी उसने एम्बार्गो लगा दिया यूएस, कनाडा और इन दीगर कंट्रीज़ के ऊपर, जिसके रिजल्ट में हुआ ये कि जो है वो शॉर्टेज हो गई सप्लाई की, और एम्बार्गोड नेशन जो है वो बड़ी परेशानी में आ गई। ऑल्दो कि उन्होंने दूसरी जगहों से कांटेक्ट करा और जो है दूसरी अल्टरनेट रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज़ करा ऑयल की सप्लाई के लिए, लेकिन स्टिल एक एक इससे पहले बीच के अंदर एक एग्रीमेंट भी हुआ था यूएसए का इन ओपेक के साथ, कि वो कुछ एक सर्टेन फिक्स प्राइस के ऊपर जो है वो ऑयल को उनको फराहम करेंगे, जो क्रूड ऑयल था। लेकिन चूँकि जब ये मसला आ गया यौम किपुर वार वाला, और उसमें यूएस ने सपोर्ट कर दी इसराइल को, तो उन्होंने वो एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करार दे दिया, जिसकी वजह से अचानक से जो प्राइसेस थे मार्केट के अंदर वो एकदम हाइक के ऊपर आ गए, प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। और इस वजह से जब उन्होंने अब यूएसए वगैरह ने दूसरे रिसोर्सेज लेना शुरू करा तो उनको काफ़ी महंगा पड़ने लगा, और एडिशनल कॉस्ट भी आने लगी जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की थी, जो कि इतनी आसानी से वो फिल नहीं कर पाया वो गैप, जो कि एम्बार्गो की वजह से सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज़ के एम्बार्गो की वजह से लग गया था, इम्पैक्ट जो है वो यूएसए के ऊपर आ गया था। तो बेसिकली जो एम्बार्गो था वो एक तरीके से समझ लें कि जो एम्बार्गो पहले तो खुद भी अरब ममालिक को नहीं पता था कि शायद वो इतनी कीमती चीज़ उनके पास है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबली, और वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है वो इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो एम्बार्गो की वजह से हुआ ये कि जी ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर जो है वो ओपेक की तरफ अब नज़र बन गई कि भाई जो अगर ओपेक कंट्रीज़ हैं वो चाहें तो पूरे के पूरे वर्ल्ड और पावरफुल नेशन को भी घुटने पर ला सकती हैं, क्योंकि इसकी वजह से हुआ ये कि यूएसए को बहुत बड़ा सेटबैक मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी ही काफ़ी मसलों के अंदर फंसा हुआ था इससे पहले भी। तो वो भी हम आगे इसका तस्करा कर लेंगे। तो चलें ईरानी रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, जो सेकंड वाली थी। तो फिर हम इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट ऑन यूएसए ऑफ दिस क्राइसिस, वो हम इसके अगले वाली स्लाइड में कवर करते हैं। तो जनाब ईरानियन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि ये भी एक मसला उठा कि पहले तो समझें 3 से 4 रुपए पर बैरल के हिसाब से जो है वो आप कह लें कि जो ऑयल मार्केट की जो प्राइस थे वो $4 थे अराउंड, जो कि फिर 12.7 हो गए थे, या 12 to 13 डॉलर तक के चली गई थी ये प्राइसेस उस 1973 के बाद, क्योंकि जो वो गैप आया था और जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही थी, क्योंकि वो तो फिक्स एक उन्होंने जो है वो अपना एग्रीमेंट करके $4 पे फिक्स करवाया हुआ था, लेकिन उसके बाद वो अल्टीमेटली 12 या 13 डॉलर तक के चली गई थी। हाउएवर उसके बाद जब 1979 के अंदर बेसिकली हुआ ये कि ईरान के अंदर एक मेजर रेवोल्यूशन आया कि जो उनके ईरान के जो शाह थे, शाह ऑफ ईरान, और जो इंपीरियल स्टेट थी ईरान की, वो कन्वर्ट हो गई इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में, और वहाँ फिर आयतुल्लाह खुमैनी का राइज मिला। और जिसकी वजह से हुआ ये कि जो मेजर प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम के ऊपर इस पूरे रिजीम चेंज को आप कह लें रेवोल्यूशन के लिए, तो जो लेबर्स वगैरह थे वो सारे के सारे प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे। इसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई थी। इसकी वजह से भी एक साइड इफेक्ट मिला, क्योंकि ईरान जो है वो उस टाइम के ऊपर सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था ऑयल का,
और वो प्राइजेस आप अगर नीचे लास्ट पैराग्राफ में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जी 12 से यानी जो 13 तक के चली गई थी 78 दिसंबर में, वो 1980s के अंदर यानी इस रेवोल्यूशन के बाद $30 तक के चली गई, और जो कि सब्सिक्वेंटली 1990s के अंदर 40% और बढ़ गई, यानी समझ लें वो 38 तक के गई 1990s तक के ऑयल प्राइस। अच्छा, अब इम्पैक्ट यूएसए के ऊपर देख लेते हैं। जनाब यूएसए के ऊपर एक सबसे पहला तो यही क्लियर हमें नज़र आता है कि यूएसए के ऊपर जो इम्पैक्ट आया, एक तो तरफ था कि ओपेक ने जो है वो एम्बार्गो लगा दिया, तो वैसे ही एक मसले खड़े हो गए थे, ऑयल सप्लाई शॉर्ट हो गई थी। दूसरी तरफ एक और जो एक इमेज बनी यूएस के सिटीजन्स के लिए, वो ये हुई कि प्रेसिडेंट निक्सन जो उस टाइम के ऊपर यूएसए के प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने एक रैशनिंग प्रोग्राम को शुरू कर दिया कि शायद शॉर्टेज और सप्लाई को जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम लिमिटेड सप्लाई देंगे और कूपन्स को यूज़ करते हुए लोगों को सप्लाई देंगे, यानी जिनके पास लिमिटेड कूपन्स होंगे वो बस उतने ही पेट्रोलियम ले सकते हैं, पेट्रोल या गैस ले सकते हैं। जिसकी वजह से हुआ ये कि फॉर द टाइम बीइंग तो वो सप्लाई को कैटर कर पाए, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई थी, तो उसको उस तरीके से उन्होंने प्राइस हाइक से बचाने के लिए उन्होंने एक काम करा कि ताकि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगी, तो इसलिए हम कूपन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने सिटीजन्स को। लेकिन इसकी वजह से ये हुआ कि जब लोग लाइन में खड़े होने लग गए और लिमिटेड सप्लाई थी, तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बिल्ड होने लग गया कि अब यूएसए का वो जो ग्रोथ थी, जो इस शॉक से पहले थी और जो डिप्रेशन के बाद, जब रिकवरी के बाद जो ग्रोथ आ गई थी, अब वो ग्रोथ खत्म हो गई है, वो पॉजिटिव एरा जो है वो खत्म हो गया है, और अब अल्टीमेटली हम वापस से एक ऐसी जगह के ऊपर आए खड़े हो गए हैं जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी वगैरह ख़त्म हो गई और हमें फिर से स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो खैर ये सारी स्टोरी बनी, और उसके बाद आखिर में हुआ ये कि यूएसए को वाकई में घुटने टेकने पड़े कि उसने कन्विंस करा इसराइल को कि वो विड्रॉ कर ले उन जगहों से जो कि सिनाई पेनिनसुला थी, जो स्ट्रिप थी गाज़ा की साइड के ऊपर, और अल्टीमेटली इसराइल फिर उसको उससे विड्रॉ कर गया, और फिर इसके रिजल्ट के अंदर एम्बार्गो जो है वो कह लें कि जो है वो उड़ गया। लेकिन स्टिल ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कम नहीं हुई, क्योंकि अब वो एक्चुअल प्राइस के ऊपर आ चुकी थी, वो एग्रीमेंट्स खत्म हो चुके थे जो फिक्स प्राइस के ऊपर थे, और अब जो एक्चुअल डिमांड थी उसके हिसाब से इसकी प्राइसेस बन चुकी थी, जो कि वापस रिवर्ट नहीं हुई। लेकिन इसकी वजह से जो सबसे मेजर चेंज आया वो यूएसए को सेटबैक मिला, और दूसरा जो अरब कंट्रीज थी वो उसके बाद ही उनको राइज मिला, वरना उससे पहले वो समझते थे कि शायद हम एक से एक कीचड़ है हमारे पास और क्रूड ऑयल है, और इससे तो कोई बड़ा कोई खजाना हमारे पास है नहीं। जबकि यही एक चेंज बना जिसके बाद पूरी की पूरा आप देखते हैं दुबई, कोयत, ये सब एक डेवलप कंट्री बन गए, और इनकी जीडीपी सारी की सारी ऑल्दो इस वक्त भी जो है वो ऑयल बेस है, और जो कि खतरा भी है उनके लिए, लेकिन स्टिल ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अचीवमेंट बनी, जो कि उनको खुद नहीं मालूम था कि ये इतनी बड़ी एक खजाना है, इतना बड़ा एक ऐसा पावर उनके पास है, एक चीज़ है जो कि इतना इन्फ्लुएंस कर सकती है। अच्छा, जब हम यूएस के क्राइसिस की बात करते हैं जो अभी हमने जहाँ तक करी, इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है कि हमें ये देखना है कि सिर्फ हम शायद जो अभी तक के बुक्स के अंदर भी नज़र आता है और जो हमें सेंटेंसेस मिलता है हर जगह से, वो यही होता है कि जो ऑयल प्राइस शॉक इन वजूहत की बिना के ऊपर आए थे कि ये वार वगैरह हो गई थी और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन मसला सेटबैक ज़्यादा यूएसए को इसलिए हुआ क्योंकि जो कि उनके फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन मैन थे उस टाइम के ऊपर, जो कि अर्थर बर्न्स, उन्होंने उसको बड़ा एक्सप्लेन करा अच्छी तरीके से, उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि वो क्यों हुआ था, तो ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं। और दो शायद वो अपनी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि एक डिबेट ये भी है कि वो अपने ऊपर से उस चीज़ों को हटाना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर सारों की नज़रें फेडरल रिजर्व के ऊपर थी कि वो इस शॉक से कैसे निकाल सकता है इकोनॉमी को, क्योंकि ऑल्दो वो सेंट्रल बैंक था। तो लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा था उसको भी देख लेते हैं। तो जनाब उनका कहना कुछ यूँ था कि ये जो वजह बनी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से नहीं थी कि ये वॉर हुई और आपका जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और इसलिए जो है सारी इकोनॉमी के अंदर फिर से जो है हमें एक स्ट्रगल देखने को मिली। हुआ कुछ यूँ था कि उसी वक़्त जिस वक़्त ये मसले आए ऑयल एम्बार्गो के, उस टाइम पे ऑलरेडी यूएस जो है वो एक हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको कैटर करना चाह रहा था, क्योंकि होलसेल प्राइसेस भी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ के बढ़ गए थे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और आप समझ लें, कहते हैं कि इसकी वजह से जो कॉस्ट प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, और एक्सेस कैपेसिटी और जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी ऑयल प्रोडक्शन की, वो फिर भी उतनी नहीं थी जितने की डिमांड थी। तो ये सारी चीज़ें थी, और उसके साथ-साथ उन्होंने एक पूरे इवेंट्स को कवर करा, जो कि इस आप कहते हैं स्लाइड में आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जी डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर भी 1970s अर्ली 1970s के अंदर एक्सपीरियंस किया जा रहा था, और जब 1970s के अंदर डिवैल्यूएशन हो रही थी डॉलर की, तो इसकी वजह से वो हुआ क्या कि जब इन कंट्रीज़ ने देखा, आप क्या कहते हैं ओपेक नेशंस ने जब ये देखा
कि क्योंकि उस टाइम के ऊपर प्राइस जो सेट हुआ करते थे वो डॉलर टर्म्स में हुआ करते थे ऑयल के। लेकिन जब डॉलर डिवैल्यूएट हो रहा था तो लाजमी सी बात है जो उनकी इनकम थी ओपेक कंट्रीज़ की वो बेसिकली डिक्लाइन के ऊपर थी, यानी उसको वो डिक्रीज़ हो रही थी, कम हो रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि जो आपकी ओपेक कंट्रीज़ थी, इन्होंने उस वक़्त से फ़ायदा उठाया और जब वो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब ख़त्म हुआ, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट बेसिकली ये था कि जो है आप इन्होंने सारी गोल्ड की जो गोल्ड को जो है वो पैक कर दिया था कुछ डॉलर की एक फ़िक्स अमाउंट से। तो हुआ ये कि जो है जितनी भी ओपेक कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी जितने भी ऑयल की प्राइसेस थी वो सारी गोल्ड से डॉलर से हटाकर गोल्ड के ऊपर कन्वर्ट कर ली, जिसकी वजह से ये हुआ कि जब डॉलर उस टाइम गोल्ड जो था जो $35 के ऊपर फिक्स था, वो जैसे ही ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ख़त्म हुआ वो 445 पर आउंस के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से एक ये वजह बनी कि जो है ऑयल प्राइस डायरेक्टली शूट कर गया। दूसरा ये कि ऑथर बर्न्स ने ये भी बताया इसके अंदर कि कुछ और भी ज़्यादा मतलब समझ लें, कहते हैं कि एक कंबाइंड मसले थे जिन्होंने ये इसको जो है वो एक कहने का कहते हैं कि वजह बनी इस प्राइस हाइक की। एक तो ये था कि जी लूज फाइनेंसिंग ऑफ वियतनाम वार, दूसरा डिवैल्यूएशन जो हमने डिस्कस कर लिया, फिर तीसरा जो मैंने आपको पहले ही बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक बूम जो आया हुआ था उस टाइम के ऊपर, फिर क्रॉप फेलियर थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है होने की वजह से ऑयल प्राइस शॉक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसए के ऊपर इसलिए आया, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर इसलिए इतना ज़्यादा नहीं आया क्योंकि उनके साथ ये मसले नहीं चल रहे थे और उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोर्स जो देखी उससे उन्होंने काफ़ी हद तक के अपने आप को कवर करने की कोशिश करी। ऑल्दो प्राइसेस सिर्फ ऑयल के बढ़ गए थे लेकिन जो इकोनॉमिकल जो सूरत हाल यूएसए के अंदर हुई थी वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर नहीं हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।